सिनेमा शौकीन सबका स्वागत करता है। आज हम बात करने वाले हैं एक्सीडेंट मैन के बारे में। ये कहानी है माइक फेलोन की, जो एक कातिल है और वो अपने काम में बहुत ही ज्यादा माहिर है। उसे पता है कि किसी को भी कैसे मारना है और उसे मारने के बाद इसे एक घटना कैसे बनाना है। कहानी की शुरुआत होती है और हमारे सामने एक अपार्टमेंट का दृश्य आता है और यहीं पर हम एक आदमी को देखते हैं जो कि शराब के नशे में धुत है। फिर वो अपने अपार्टमेंट के अंदर आता है और अंदर आने के बाद उसे एहसास नहीं होता कि पहले से ही इस कमरे में माइक मौजूद है, इसीलिए वो कमरे की बत्ती जलाने लगता है। तभी उसकी नजर पड़ती है घड़ी पे, लेकिन वो घड़ी ऊपर रखी हुई है, इसीलिए वो एक छोटी सी स्टूल लाता है और स्टूल के ऊपर चढ़ करके उस घड़ी को उठाने लगता है। तभी अचानक पीछे से यहाँ पे माइक आ जाता है। फिर वो इस आदमी के गले में एक फंदा लगाता है और देखते ही देखते उसे मार देता है। और माइक ने ये सारी चीजें प्लान की थी कि वो इस आदमी को ऐसे ही मारेगा ताकि सबको लगे कि इसने जानबूझ के खुदकुशी की है। लेकिन वो अपने टारगेट का खात्मा करने के बाद माइक जाता है एक नाइट क्लब में, लेकिन क्लब के अंदर जाने से पहले वो यहाँ के गार्ड्स को कुछ पैसे देता है और कहता है कि मैं अंदर चाहता हूँ कि सारी चीजें तहस नहस हो और सब एक दूसरे को मारने पर उतारू हो जाए, इसीलिए अंदर जाकर के सबको परेशान करो। फिर इतना कहने के बाद वो अंदर जाता है और अंदर जाने के बाद यहाँ के सबसे मजबूत आदमी को ढूंढता है और उसे उकसाने लगता है और एक वक्त के बाद वो आदमी गुस्सा भी हो जाता है। फिर जब वो माइक पे हमला करने की कोशिश करता है तब यहाँ पे माइक अपना कमाल दिखाता है और वो इस आदमी को बहुत पीटता है। फिर इस चीज को देखने के बाद उसके बाकी साथी भी यहाँ पे चले आते हैं और वो भी माइक पे हमला करने लगते हैं, लेकिन माइक को पता है कि ऐसे लोगों से कैसे निपटना है, क्योंकि ये माइक का रोज का काम है, इसीलिए वो एक एक करके सबको धूल चटाने लगता है और एक वक्त के बाद वो सबको मार करके नीचे गिरा देता है। तब हमें पता लगता है कि माइक ये हमेशा ही जानबूझ के करता है। जब भी वो किसी का कत्ल करता है तो वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रेस में होता है, इसीलिए अपने स्ट्रेस को दूर करने के लिए वो ऐसे काम करता है। वो हमेशा ये क्लब में जाता है और वहाँ जाने के बाद वो लोगों को पीटता है ताकि उसका स्ट्रेस कम हो, और आज उसका काम पूरा हो चुका है, इसीलिए माइक अब यहाँ से निकल जाता है और पहुंचता है ओसिस नाम के एक पब में। ये पब सारे के सारे कातिलों का अड्डा है। दुनिया के सारे सबसे बड़े कातिल आकर के यहीं पे रुकते हैं और यहीं से उन्हें काम भी मिलता है, इसीलिए माइक भी अंदर चला जाता है क्योंकि वो भी यहाँ का एक सदस्य है। फिर जब वो अंदर जाता है तब हमारी मुलाकात होती है यहाँ के और भी बड़े बड़े कातिलों से और हम सबसे पहले शख्स को देखते हैं जिसका नाम है कार्नेज क्लिफ। क्लिफ बहुत ही निर्दयी है। एक बार वो अगर किसी के पीछे लग गया तब वो उसे नहीं छोड़ता और क्लिफ बहुत ही दर्दनाक मौत देता है। उसके पास एक कुल्हाड़ी है और वो जिसको भी मारता है अपने कुल्हाड़ी से ही मारता है, इसीलिए उसके हाथों मरने वाले व्यक्ति को बहुत ही ज्यादा दर्द होता है। फिर हम देखते हैं पीट नाम के व्यक्ति को जो जहर बनाने में मास्टर है और उसे पता है कि उसे किस व्यक्ति पे कौन सा जहर इस्तेमाल करना है और वो जहर उस आदमी को कैसे खिलाना या पिलाना है। फिर हम दो और कातिलों को देखते हैं जिसका नाम है मिक और मैक, और ये दोनों पहले मिलिट्री में हुआ करते थे, इसीलिए दोनों टाइकोंडो में मास्टर हैं और उसके साथ साथ केमिकल्स में भी। इन्हें केमिकल्स का बहुत ज्ञान है कि कब और कहां कैसे केमिकल्स का इस्तेमाल करना है। और यहीं पर हम एक और कातिल को देखते हैं जो एक लड़की है और इसका नाम है जेन, लेकिन इसका निक नेम है कटाना क्योंकि वो तलवार चलाने में माहिर है और अगर उसके हाथों में तलवार हो तब उसके पास जाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। वो किसी को भी मौत के घाट उतार सकती है। और यहाँ का आखिरी सदस्य है फिनिकी फ्रेड, जो अपने अजीबोगरीब आविष्कार के लिए जाना जाता है। वो लोगों को बड़े ही अलग तरीके से मारता है और वो जिन हथियारों से लोगों को मारता है उसके बारे में ना किसी ने सुना है और ना ही किसी ने देखा है। फिर हम देखते हैं इस क्लब के मालिक को जिसका नाम है बिग रे। बिग रे किसी जमाने में एक बहुत ही बेहतरीन कातिल हुआ करता था, लेकिन अब वो रिटायर हो चुका है और रिटायर होने के बाद उसने ये संस्था बनाई है। और रे के बाद इस क्लब को चलाने में सबसे बड़ा योगदान है मिल्टन का। मिल्टन ही बाहर से कॉन्ट्रैक्ट लाता है और वो इन सारे कातिलों को कॉन्ट्रैक्ट देता है लोगों को मारने का, और जितने भी पैसे उसे कत्ल करने के लिए मिलते हैं उनमें से 15% वो अपना कमीशन रख लेता है और बाकी पैसे वो कातिलों को दे देता है। इसीलिए माइक पहुंचता है मिल्टन के पास क्योंकि उसने अपने काम को पूरा कर दिया है। तब मिल्टन उसे एक और कॉन्ट्रैक्ट देता है। इस बार माइक को मारना है आर्ची रड नाम के एक आदमी को, और ये काम सिर्फ और सिर्फ माइक ही कर सकता है क्योंकि जिसने इस कॉन्ट्रैक्ट को दिया है उसके सिर्फ और सिर्फ एक ही शर्त है कि ये मौत पूरी तरीके से हादसा लगना चाहिए। इसीलिए मिल्टन जानता है कि इस काम को माइक के अलावा कोई भी नहीं कर सकता और माइक भी इस काम के लिए राजी हो जाता है और जल्दी ही वो काम पे लग जाता है। और अगले दिन वो पहुंचता है उस जगह पे जहाँ पे अपने काम को पूरा करेगा। फिर वो अपने टारगेट आर्ची को देखता है और उसे देखने के बाद उसकी नजर पड़ती है एक गाड़ी पे, इसीलिए वो अपने बंदूक से उस गाड़ी पे निशाना लगाने लगता है। फिर जैसे ही वो गाड़ी आर्ची के पास पहुंचती है वो उसके टायर पे गोली चला देता है, इसीलिए अब ये गाड़ी घूमने लगती है और घूमते घूमते ये गाड़ी जाकर के टकरा जाती है आर्ची से और यहीं पर आर्ची की मौत हो जाती है, जहाँ पर बहुत सारे और भी लोग मौजूद थे।
और किसी को भी इस बात की भनक नहीं कि इसे जानबूझ के मारा गया है, क्योंकि इसे देखने के बाद ऐसा लग रहा है कि ये एक हादसा है। और यहीं पे माइक का एक और मिशन पूरा हो जाता है, इसीलिए वो पहुंचता है अपने घर। और घर जाने के बाद वो बॉक्सिंग करने लगता है ताकि वो अपने स्ट्रेस को दूर कर सके। तभी उसे अपने एक्स गर्लफ्रेंड की याद आने लगती है जिसका नाम है बेथ कारपेंटर। लेकिन बेथ ने बहुत पहले माइक को छोड़ दिया था, इसीलिए अब माइक की एक नई गर्लफ्रेंड है जिसका नाम है चार्ली एडम्स। और अभी माइक इन सारी बातों के बारे में सोच ही रहा होता है, तभी उसे मिल्टन का कॉल आता है। और मिल्टन कहता है कि मैं तुम्हारे काम से बहुत प्रभावित हूँ, इसीलिए रात में आकर के अपने पैसे ले जाओ। और माइक भी इस चीज के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन वो जैसे ही रात में पहुंचता है पैसे लेने के लिए, तभी वो अपने सामने एक आदमी को पाता है जिसके हाथ में एक बंदूक है। इसीलिए अब वो अंधाधुंध गोलियां चलाने लगता है माइक पे। लेकिन माइक छुप जाता है और उस आदमी की गोलियां खत्म हो जाती हैं। इसीलिए वो यहाँ से भागने की कोशिश करता है। तब माइक बाहर निकलता है और वो देखते ही इस आदमी का खात्मा कर देता है। तभी यहाँ पे माइक को चार्ली का कॉल आता है और चार्ली उसे बताती है कि बेथ की मौत हो चुकी है। इसीलिए अब माइक परेशान होने लगता है और वो पहुंचता है उसके फ्यूनरल पे। तब यहाँ पर चार्ली उसे बताती है कि कुछ लोग रॉबरी कर रहे थे और वहीं पे बेथ की मौत हो गई। लेकिन बेथ प्रेग्नेंट थी, उसके पेट में तुम्हारा बच्चा था। और इतना कहने के बाद चार्ली यहाँ से चली जाती है। तब माइक और भी ज्यादा परेशान हो जाता है। फिर जब वो घर आता है तब वो टीवी पे न्यूज देखता है कि जिन 2 लोगों ने बेथ को मारा था उनकी मौत हो चुकी है। लेकिन इस चीज को देखने के बाद अब माइक को शक होने लगता है, क्योंकि बेथ एक एक्टिविस्ट थी और उससे बहुत सारे लोग परेशान थे। इसीलिए अब माइक निश्चय करता है कि वो पूरी की पूरी इन्वेस्टिगेशन करेगा। फिर वो अपना कॉन्टेक्ट लगाता है और पुलिस की फाइल मंगवाता है जिसमें बेथ की मौत की सारी रिपोर्ट है। फिर वो सारी चीजों को ध्यान से सोचने लगता है कि आखिर बेथ को कैसे मारा गया था। तब वो उस फाइल की सारी चीजों को पढ़ता है और यहाँ पर उसे पता लगता है कि बेथ ने एक सेडेटिव ली थी जिसका इस्तेमाल फोबिया के मरीजों पे किया जाता है जिन्हें प्लेन में सफर करने से डर लगता है। लेकिन माइक इस बात को भली भांति जानता है कि बेथ को डर नहीं लगता था प्लेन से, इसीलिए उसे विश्वास हो जाता है कि किसी ने जानबूझ के बेथ को मारा है। और उसे इस बात पर भी पूरा का पूरा भरोसा है कि जरूर किसी प्रोफेशनल ने मारा है उसे, क्योंकि इतनी प्लानिंग से कोई प्रोफेशनल ही काम करता है। तब उसे याद आता है कि ऐसे केमिकल्स का इस्तेमाल मिक और मैक करते हैं, इसीलिए अब माइक को उन पे शक होने लगता है। फिर वो अगले दिन जाता है मिक एंड मैक के पास, जहाँ पर वो टाइक्वांडो की प्रैक्टिस कर रहे थे। और वो उनसे पूछता है कि क्या तुम लोगों ने बेथ को मारा है? तब वो कहते हैं कि नहीं। तब माइक कहता है कि मैं मान ही नहीं सकता कि बेथ ने वो सेडेटिव लिया था, क्योंकि अगर उसे कोई समस्या भी थी तब भी वो उस सेडेटिव को नहीं लेती, क्योंकि वो प्रेग्नेंट थी। फिर जब माइक अपने सारे तर्क दे देता है तब मिक और मैक इस चीज को एक्सेप्ट कर लेते हैं और कहते हैं कि हमने उसे मारा था, लेकिन हमें बिल्कुल भी पता नहीं था कि वो कौन है और तुम्हारा रिश्ता क्या है उसके साथ, क्योंकि हमें हमारे क्लाइंट के बारे में ज्यादा कुछ नहीं बताया जाता। इसीलिए हमें पता नहीं कि उसे किसने मरवाया था और हम तुम्हारी कोई भी मदद नहीं कर सकते। इसीलिए अब इन बातों को सुनने के बाद माइक गुस्सा हो जाता है। वो जानता है कि इन दोनों की इसमें कोई गलती नहीं है, वो सिर्फ अपना काम कर रहे थे जैसा उन लोगों ने हमेशा किया है। फिर भी वो इन दोनों से लड़ने लगता है और ये बहुत देर तक ऐसे ही लड़ते रहते हैं। तब मिक उसे कहता है कि अगर तुम्हें सच में आइडेंटिटी जाननी है तब तुम्हें मिल्टन के पास जाना चाहिए, क्योंकि सिर्फ वही तुम्हें बता सकता है कि उसे किसने मरवाया था। इसीलिए अब माइक गुस्से में पहुंचता है बिग रे के पास और बिग रे को पता है कि वो मिक और मैक से लड़के आ रहा है, इसीलिए वो उसे समझाने लगता है और कहता है कि हमारे इस प्रोफेशन में अपने दिमाग को बहुत ही शांत रखना पड़ता है और हमेशा ही दिमाग से सोचना पड़ता है, ना कि इमोशनल होकर के दिल से। इसीलिए तुम्हें अपने साथियों से झगड़ा नहीं करना चाहिए। तब माइक कहता है कि मुझे कैसे भी बदला लेना है और मुझे उस आदमी के बारे में जानना है जिसने मरवाया है बेथ को। तब बिग रे उस पर गुस्सा करने लगता है, लेकिन माइक कहता है कि उसे कैसे भी बदला लेना है, इसीलिए बिग रे उस पर बंदूक तान देता है और कहता है कि अभी के अभी इस क्लब से चले जाओ। तब माइक कहता है कि मैं यहाँ से जा रहा हूँ, लेकिन मैं जरूर बदला लूंगा। और इतना कहने के बाद वो जाने लगता है। तब माइक को याद आने लगता है कि बिग रे के साथ उसका रिश्ता क्या है। और अब यहाँ से कहानी जाती है फ्लैशबैक और हम 15 साल के माइक को देखते हैं, जो बहुत ही कमजोर हुआ करता था और बच्चे उसे बहुत ही ज्यादा बुली करते थे। वो बार बार उसे पीटते थे और माइक हमेशा ही उनसे भागते रहता था। और एक दिन जब वो भाग करके झाड़ी में छुपता है तभी वो देखता है बिग रे, जो एक घर के अंदर जाता है। और बिग रे जैसे ही घर से बाहर आता है पूरा का पूरा घर ब्लास्ट हो जाता है, इसीलिए माइक को उस पर शक होने लगता है। तब से वो बिग रे का पीछा करने लगता है और बिग रे जितने भी कत्ल करता है वो उन सारी चीजों को रिकॉर्ड कर लेता है। और एक दिन पहुंचता है उसके घर और बिग रे को वो फुटेज दिखाता है। तब बिग रे उसे पकड़ लेता है और कहता है कि आखिर तुम ये सब क्यों कर रहे हो? तब वो कहता है कि मैं चाहता हूँ कि आप मुझे सिखाएं, मैं आपकी तरह बनना चाहता हूँ। तब रे उस पर हमला कर देता है, लेकिन माइक यहाँ पे अपनी बात नहीं बदलता। तब रे समझ जाता है कि इसके इरादे बुलंद है, इसीलिए वो उसे सिखाने लगता है और थोड़े महीने के बाद वो तैयार हो जाता है। तब माइक अपने पहले टारगेट को मारने जाता है और ये टारगेट कोई और नहीं बल्कि वही लड़का है जो माइक को तंग किया करता था। ये लड़का यहाँ का गुंडा है और वो बार बार बच्चों को तंग करता है।
इसीलिए माइक उसके अपार्टमेंट में जाता है और बाहर एंटीना पे एक नोट चिपका देता है। फिर वो लड़का जैसे ही नोट के करीब जाता है, माइक उसे धक्का दे देता है और यहीं पर उस लड़के की मौत हो जाती है। तब रे उसे कहता है कि मेरे पास सबूत है कि तुमने ये खून किया है, इसीलिए अगर तुमने कभी भी मुझे धोखा देने की कोशिश की तो मैं ये सबूत पुलिस वालों को दे दूंगा। तब माइक वादा करता है कि वो उसे कभी भी धोखा नहीं देगा। इसीलिए अब रे उसे सिखाने लगता है। वो उसे सारे पैंतरेबाजी सिखाता है, वो उसे लड़ना सिखाता है और तरह तरह की बंदूकें चलाना सिखाता है और कातिलों के 3 नियम को बताता है। सबसे पहला नियम कि कभी भी गुस्से में काम मत करो, और दूसरा नियम ये है कि कभी भी इमोशनल मत हो, और तीसरा नियम है कि कभी भी पकड़े मत जाओ। और माइक ने अब तक इन 3 नियमों में से 2 नियमों को तोड़ दिया है। इसलिए अब कहानी आती है वर्तमान समय में और हम माइक को देखते हैं चार्ली के पास। फिर वो चार्ली को कहता है कि मुझे लगता है कि बेथ का मर्डर हुआ है। वो एक एक्टिविस्ट थी जिससे कुछ अमीर लोगों को समस्या थी और उन्हीं लोगों ने उसे मरवाया है। लेकिन चार्ली को इन बातों पर विश्वास नहीं होता और अभी इनकी बातें चल ही रही होती है। तभी यहाँ पे क्लिफ आ जाता है और वो इन पे हमला करने लगता है। इसीलिए अब माइक उससे लड़ने लगता है और इनके बीच बहुत ही घमासान लड़ाई होती है। माइक को पता है कि क्लिफ कितना खतरनाक है, लेकिन अंततः माइक क्लिफ को यहाँ पे उसी के कुल्हाड़ी से मार देता है। लेकिन अब माइक जानता है कि चार्ली की भी जान खतरे में है, इसीलिए वो चार्ली से कहता है कि मुझे बताओ कि बेथ क्या क्या करती थी और अपने आखिरी दिनों में वो क्या कर रही थी। तब वो बताती है कि वो एक पेट्रोलियम कंपनी के खिलाफ हो गई थी जो समंदर के करीब खुदाई करना चाहते थे। इसीलिए अब माइक यहाँ पे चार्ली को कहता है कि बाहर जाओ और जा करके उस ऑयल कंपनी के बारे में पता करो, तब तक मैं मिल्टन के पास जाता हूँ। इसीलिए अब माइक पहुंचता है मिल्टन के पास और वो यहाँ पे एक और नियम का उल्लंघन करता है और मिल्टन को बुरी तरीके से टॉर्चर करने लगता है। इसीलिए अंत में मिल्टन उस आदमी का नाम बता देता है, उसका नाम है लिनार्ड। इसीलिए माइक तुरंत कॉल करता है चार्ली को और कहता है कि उसके साथ मेरी मीटिंग फिक्स करवाओ। तभी हम रे को देखते हैं और रे के साथ ओसिस क्लब के सारे कातिल हैं। रे बहुत ही ज्यादा गुस्से में है। वो कहता है कि माइक ने सबके नाक में दम कर रखा है और उसने सबसे बड़ी गलती की है क्लिफ को मारने की। इसीलिए वो इन सारे कातिलों को पीछे लगा देता है माइक के और कहता है कि उसका खात्मा कर दो। तभी हम माइक को देखते हैं जो चार्ली से मिलता है और चार्ली उसे ऑयल कंपनी की सारी जानकारी देती है। तब माइक कहता है कि मैं लिनार्ड के पास जा रहा हूँ और इतना कहने के बाद वो पहुंचता है लिनार्ड के पास और उसे भी टॉर्चर करने लगता है और अंत में वो उसे खिड़की से फेंकने की कोशिश करता है। तब लिनार्ड कहता है कि मैं ज्यादा कुछ नहीं जानता और इतना कहने के बाद वो उसे एक रिकॉर्डिंग देता है जिसमें एक और आदमी की आवाज है और लिनार्ड कहता है कि इसी आदमी ने बोला था बेथ को मरवाने के लिए। और अभी इनकी बातें चली रही होती है। तभी यहाँ पे मिक और मैक चले आते हैं और वो इन पे अंधाधुंध गोलियां चलाने लगते हैं और वो लिनार्ड को मार देते हैं। फिर यहाँ पे घमासान लड़ाई होने लगती है और इसी बीच मिक यहाँ पे गलती से मैक को मार देता है और इस चीज को देखने के बाद अब मिक गुस्सा हो जाता है और वो फिर से हमला करता है माइक पे। लेकिन माइक यहाँ पे मिक को मार करके नीचे गिरा देता है। तभी यहाँ पे पीट आ जाता है और वो भी माइक पे हमला कर देता है। लेकिन माइक जानता है कि पीट को कैसे मारना है, इसीलिए वो उसी के जहर से उसे मार देता है। तभी यहाँ पे आता है फ्रेड। तो माइक उसे भी बेहोश कर देता है और उसने जो बैंडेज घर पे बनाया था उसे छीन लेता है और भागने लगता है। और उसे पता है कि लिनार्ड किसके लिए काम किया करता था, इसीलिए वो जाता है उसके घर। इस आदमी का नाम है अटल। लेकिन माइक देखता है कि अटल के पास यहाँ पे पहले से ही जेन है और जेन इसकी सुरक्षा कर रही है। लेकिन अब माइक किसी को नहीं छोड़ने वाला, इसीलिए जैसे ही जेन उस पर हमला करती है माइक भी उस पर हमला कर देता है और ये दोनों बहुत देर तक ऐसे ही लड़ते रहते हैं। लेकिन अंत में माइक यहाँ पे जेन की तलवार छीन लेता है और उसी की तलवार से उसका खात्मा कर देता है और उसे मारने के बाद आगे बढ़ने लगता है अटल की तरफ। तब अटल उसे बहुत सारे पैसे देने का वादा करता है और कहता है कि तुम्हें मुझे मारने की जरूरत नहीं है, मुझे मारने से तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा, लेकिन अगर तुमने मुझे जिंदा छोड़ दिया तब मैं तुम्हें माला माल कर दूंगा। लेकिन माइक को इन बातों से फर्क नहीं पड़ता, इसीलिए वो एक ही झटके में अटल के सर को धड़ से अलग कर देता है और निकल पड़ता है ओसिस क्लब की तरफ। फिर जैसे ही वो क्लब के अंदर दाखिल होता है वो अपने सामने रे को पाता है। फिर वो रे को कहता है कि जितने भी लोगों को तुमने मुझे मारने के लिए भेजा था मैंने सबका खात्मा कर दिया है और लगभग इस क्लब के सारे कातिल मर चुके हैं मुझे छोड़ के। और इतना कहने के बाद वो लिनार्ड की रिकॉर्डिंग को प्ले करता है और हम यहाँ पे मिल्टन की आवाज को सुनते हैं और हमें पता लगता है कि मिल्टन ने ही माइक को मरवाने की कोशिश की थी और जब उसका काम पूरा नहीं हुआ तब मिल्टन ने ही मिक और मैक को भेजा मारने के लिए बेथ को। और इन सारी चीजों के पीछे मिल्टन ही है क्योंकि वो माइक को मरवाना चाहता था। फिर इन बातों को सुनने के बाद यहाँ पे रे बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो मिल्टन को पीटने लगता है और वो उसे पीट करके बुरी तरीके से घायल कर देता है। लेकिन घायल हालत में मिल्टन जैसे ही ऊपर आता है तो माइक उसे वही बैंडेज देता है जिसे फ्रेड ने बनाया था। इसीलिए मिल्टन जैसे ही बैंडेज को अपने चेहरे पे लगाता है यहीं पर उसकी मृत्यु हो जाती है। तब इस चीज को देखने के बाद रे अपनी बंदूक निकाल लेता है और उसे तान देता है माइक
माइक। तब माइक कहता है कि मुझे पता है कि आप मुझे नहीं मारेंगे क्योंकि आपने ही मुझे सारी चीजें सिखाई हैं और आपने मुझे हमेशा ही अपने बेटे की तरह माना है, इसीलिए मैं जानता हूँ कि आप गोली नहीं चला सकते। तब इन बातों को सुनने के बाद रे कहता है कि ये सच है, मैं तुम पे गोली नहीं चला सकता, लेकिन तुमने मेरे सारे नियमों को तोड़ा है, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम यहाँ से चले जाओ और आज के बाद कभी भी यहाँ पे लौट के मत आना, क्योंकि मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहता। तुम मुझसे जितना दूर रहोगे उतना ही हम दोनों के लिए ठीक है। फिर इन बातों को सुनने के बाद माइक भी यहाँ से निकल जाता है और इसी के साथ ये फिल्म यहीं पे खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, हमारी आज की ये वीडियो यहीं पे खत्म होती है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।